हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लेसेसफेयर स्टेट के बारे में उसके एस्पेक्ट समझ चुके थे कि हमें इस लेसन को किन किन बातों के अनुसार समझना है, कौन कौन से इस लेसन के मेन मेन एस्पेक्ट्स होंगे। तो उसमें हमारे सामने हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन है कि मानव जीवन के कल्याण के क्षेत्र में राज्य की भूमिका क्या हो। इस क्वेश्चन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए, तो उसके आधार पर दो अवधारणाएं या दो दृष्टिकोण सामने आए, अराजकतावादी दृष्टिकोण और दूसरा आदर्शात्मक या सकारात्मक दृष्टिकोण। जो अराजकतावादी में भी दो प्रकार के अराजकतावादी आए, क्रांतिकारी अराजकतावादी और उदारवादी अराजकतावादी। दोनों प्रकार के अराजकतावादी एक ये सिद्धांत प्रतिपादन करते हैं कि राज्य को व्यक्ति के जीवन में या व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और इस विचारधारा के आधार पर जिस राज्य की विचारधारा विकसित हुई उसका नाम है अहस्तक्षेपवादी राज्य, लेसेसफेयर स्टेट। तो इतना जान लेने के बाद अब हमें यह समझना है कि अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा का विकास कैसे हुआ, किन किन विचारकों ने क्या विचार व्यक्त किए और इस अहस्तक्षेपवादी राज्य का अर्थ क्या है। तो इस संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये आपको समझना है कि इसकी विचार अवधारणा का विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट, ये अवधारणा विकसित कैसे हुई। तो जब आप ये जानोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि 17वीं और 18वीं शताब्दी की जो शताब्दियां थी, इसमें हमें ये पता है कि देवीय सिद्धांत लोकप्रिय था राज्य के संदर्भ में। देवीय सिद्धांत का मतलब ये है कि उस समय राजा को देवता माना जाता था, अर्थात ये जो देवीय सिद्धांत है इसके अनुसार राजा को ही ईश्वर का दूत माना जाता था। राजा की आज्ञा का पालन करना ईश्वर की आज्ञा का पालन करना था। इस सिद्धांत का मतलब था कि अगर हम राजा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इसका मतलब हम ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। मतलब साफ साफ ये है कि हर व्यक्ति को राजा की आज्ञा का पालन करना ही है, अर्थात उसके कैसे भी आदेश निर्देश हो सबको उसका पालन करना है, क्योंकि राजा की आज्ञा ईश्वर की आज्ञा मानी जाती थी। उस समय लोग देवी उपासक थे और देवी सिद्धांत में विश्वास करते थे, लेकिन उस समय के राजाओं ने या उस समय के शासकों ने जनता की भावनाओं के विपरीत जनता पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए, ऐसे नियम और कानून बना दिए जिससे जनता की स्वतंत्रता ही नष्ट हो गई। जैसे आर्थिक क्षेत्र में विदेशों से जो कोई चीज़ आ रही थी या वहाँ निर्यात की जा रही थी, उन पर पाबंदी लगा दी गई। व्यक्ति के खान पान, उसकी वेशभूषा, सबके लिए नियम बना दिए गए। परिणाम स्वरूप ऐसी परिस्थितियों में एक बौद्धिक क्रांति हुई उस समय, मतलब राजा के द्वारा किए जाने वाले दमनकारी कार्यों के विरुद्ध एक बौद्धिक क्रांति हुई, और इस बौद्धिक क्रांति को ही अहस्तक्षेपवादी राज्य की विचारधारा के नाम से जाना जाता है कि अहस्तक्षेपवादी राज्य, क्योंकि जनता राजा के द्वारा विभिन्न प्रकार के दमनकारी कार्य किए जाने के कारण ही अहस्तक्षेपवादी राज्य की विचारधारा का जन्म हुआ कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ा जाना चाहिए। व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ा जाने से वो अपना विकास बेटर ढंग से कर पाएगा। तो ये लेसेसफेयर स्टेट, जो ओरिजिन ऑफ वर्ड ऑफ लेसेसफेयर स्टेट वर्ड आया कहां से, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, अहस्तक्षेपवादी राज्य जिसका हिंदी मीनिंग है। तो हम ये जानते हैं कि अहस्तक्षेपवादी राज्य में लेसेसफेयर वर्ड है, उसका पहली बार प्रयोग फ्रेंच आर्थिक सिद्धांतकारों डॉक्टर फ्रैंकोइस कवेंसे और मार्किस डी मिराबी द्वारा किया गया था। आपको इतना सा ये ध्यान रखना है कि इस वर्ड का जो प्रथम बार प्रयोग किया गया वो फ्रेंच आर्थिक सिद्धांतकार, इकोनॉमिक सिद्धांतकार थे, वो आर्थिक सिद्धांतकार थे फ्रेंच के। उनका नाम डॉक्टर फ्रैंकोइस कवेंसे और मार्किस डी उनके द्वारा किया गया। ये फ्रांस के जो वो थे फिजोकेट विचारक,
उन्होंने सर्वप्रथम ये प्रतिपादित किया कि राज्य को व्यापार तथा राजस्व के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस विचारधारा, मतलब ये आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं कि इस वर्ड की या इस विचारधारा में लेजिस्फेयर वर्ड जो आया, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन हस्तक्षेपवादी राज्य है, ये फ्रेंच आर्थिक सिद्धांतों द्वारा किया गया, जिनका नाम डॉक्टर फ्रैंकोइस कवेंसे और मार्कस डी विराबू था। तो ये जो फिजोकेट विचारक थे, इनके साथ साथ विभिन्न विचारक जिन्होंने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया, उस संदर्भ में हम देख सकते हैं कि इस विचारधारा के प्रमुख विचारक फिजोकेट, विल्हेल्म हम्बोल्ट, एडम स्मिथ, रिकार्डो माल्थस, जेस मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, सिज्विक एवं डार्विन, ये रहे हैं। आपको ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है कि ये जो विभिन्न विचारक हैं, ये जो विद्वानों का नाम मैं ले रहा हूं, फिजोकेट विचारक धारा के जो फिजोकेट समूह के जो विद्वान थे, वो लोग विल्हेल्म हम्बोल्ट, एडम स्मिथ, रिकार्डो माल्थस, जेएस मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, सिज्विक एवं डार्विन, इन विद्वानों ने विभिन्न विचारों के द्वारा ये प्रतिपादित किया कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, राज्य को उसके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उन्हें राज्य को केवल एक सुरक्षात्मक कार्य करने चाहिए, नकारात्मक कार्य करने चाहिए। तो इन विभिन्न विद्वानों ने जो अपने विचार प्रतिपादित किए, उनके आधार पर इस अवधारणा का विकास हुआ। तो जब हम ये जानेंगे कि इन विभिन्न विद्वानों ने क्या विचार व्यक्त किए, तो आपको इसकी प्रमुख जो बातें हैं वो मैं आपको संक्षेप में ये बताना चाहूंगा कि जो ये थे विल्हेल्म हम्बोल्ट, इन्होंने क्या कहा, अलग अलग विद्वानों ने इनके बारे में जो अलग अलग बातें कही वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे विल्हेल्म हम्बोल्ट ने गवर्नमेंट मिनिमम पर लिखते हुए विचार व्यक्त किए। गवर्नमेंट मिनिमम का मतलब है न्यूनतम सरकार। तो विल्हेल्म हम्बोल्ट ने गवर्नमेंट मिनिमम पर लिखते हुए विचार व्यक्त किए कि राज्य को जनहित के लिए किसी भी प्रकार का सकारात्मक कदम नहीं उठाना चाहिए, मतलब राज्य को पॉजिटिव कार्य नहीं करना चाहिए। ये विल्हेल्म हम्बोल्ट लिख रहे हैं। ये इसी प्रकार एडम स्मिथ जो थे, वो एडम स्मिथ ने इनके पीछे, मतलब जो एडम स्मिथ ने 1776 में 1776 में एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, उस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। उसमें उन्होंने हस्तक्षेपवादी विचारधारा को प्रतिपादित किया और उन्होंने लिखा कि राज्य को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, राज्य का कार्य क्षेत्र केवल न्याय व्यवस्था बनाए रखना है। ये विचार था एडम स्मिथ का। इसी प्रकार हम रिकार्डो और माल्थस दोनों ने एडम स्मिथ के बाद आर्थिक हस्तक्षेप का समर्थन किया। जेएस मिल भी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते थे और उनका मानना था, जेएस मिल का, कि राज्य न्यूनतम कार्य करे और व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता दी जाए। जॉन स्टुअर्ट मिल जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री रहे हैं, उनका यह मानना था कि राज्य न्यूनतम कार्य करें, जरूरी कार्य करे, सुरक्षा से संबंधित कार्य करे और व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता दी जाए। ये जेएस मिल का विचार था। इसी प्रकार एक प्रसिद्ध जो हर्बर्ट स्पेंसर 1820 में पैदा हुए, 1903 तक रहे, हर्बर्ट स्पेंसर भी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हुए उसके कार्य और शक्तियों का विरोध करते थे। हर्बर्ट स्पेंसर भी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हुए उसके कार्य और शक्तियों का विरोध करते थे। हर्बर्ट स्पेंसर का मत था कि व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार अपना स्वयं विकास कर सकता है, जैसी योग्यता होगी उसमें वो अपना स्वयं का विकास कर सकता है। हर्बर्ट स्पेंसर डार्विन द्वारा दिए गए जीवन संघर्ष के सिद्धांत की मान्यता का समर्थन करते थे। हर्बर्ट स्पेंसर के बाद हम डार्विन के जो नाम लेते हैं, डार्विन सबको पता है कि जीवन संघर्ष का सिद्धांत दिया था डार्विन ने, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि जो सबल है, जिसमें पावर है, जो योग्य है, वही जिंदा रहेगा और जो निर्बल है वह समाप्त हो जाएगा। अर्थात डार्विन का सिद्धांत ये कहता है कि जिसमें जीवित रहने की क्षमता है वही जीवित रहे, बाकी को समाप्त हो जाना चाहिए और वो समाप्त हो जाएंगे। इस आधार पर डार्विन ये मत रखते थे कि राज्य को कमजोर लोगों की सहायता नहीं करनी चाहिए तथा जनता की भलाई के कार्य नहीं करने चाहिए। इसी प्रकार एक प्रसिद्ध विचारक फ्रीमैन, आपको मैं इसमें फ्रीमैन का भी नाम लूंगा, जो
हस्तक्षेपवादी राज्य के प्रमुख समर्थक है, फ्रीमैन ने लिखा कि राज्य को मतलब राज्य में संदर्भ में फ्रीमैन ने लिखा कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। ये कोटेशन है फ्रीमैन का, दैट गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्न्स द लीस्ट। वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। इस प्रकार हस्तक्षेपवादी विचारधारा ने 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत आर्थिक नीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला और इस विचारधारा में अर्थशास्त्र के साथ साथ राजनीतिक विचारधारा भी मतलब समाहित है। आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा दोनों में इन्होंने माना कि राज्य को उसके जीवन में व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उन्हें केवल सुरक्षात्मक कार्य ही करने चाहिए। अब ये तो हुई इस विचारधारा का विकास। अब हम आते हैं मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ लेसेस फेयर स्टेट। हस्तक्षेप राज्य का मीनिंग और इसका अवधारणा है क्या। यह अभी तक तो हमने पढ़ा कि विभिन्न विद्वान कहते क्या हैं। विभिन्न विद्वानों ने जो विभिन्न समय पर विचार व्यक्त किए, जो मैंने नाम लिया आपको, जो विभिन्न विद्वान हैं, फ्रीमैन है, जेएस मिल है, हर्बर्ट स्पेंसर है, डार्विन है, एडम स्मिथ है, इन्होंने विभिन्न विचारों के द्वारा ऐसा माहौल बनाया कि राज्य को कम से कम शासन करना चाहिए, व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उसे स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और व्यक्ति अपना स्वयं विकास कर सकता है। तो इस विचारधारा के परिणाम स्वरूप ही हस्तक्षेपवादी राज्य, जिसको हम लेसेस फेयर स्टेट कहते हैं, इस अवधारणा का विकास हुआ। अब इस अवधारणा का मीनिंग क्या है, इस कंसेप्ट को हम इसके मीनिंग के माध्यम से और बेटर ढंग से समझ पाएंगे। हस्तक्षेपवादी राज्य की विचारधारा को इंग्लिश में हम मानते हैं कि इसको लेसेस फेयर कहा जाता है, LEISSEZFEIR। लेसेस फेयर फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कि लिव टू डू और लिव टू बी। लिव टू डू कार्य करने के लिए छोड़ दो या रहने के लिए छोड़ दो उसको। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। इसका शाब्दिक अर्थ है जो हम लेंगे, इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो ताकि वह अपना कार्य निर्विघ्न रूप से कर सके, फ्री होकर कर सके। व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, इसका शाब्दिक अर्थ है इस वर्ड का, लेसेस फेयर का। अब इसके शाब्दिक अर्थ से ही लेसेस फेयर का मीनिंग या अर्थ हमारे समझ में आ जाता है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, उसको इंटरफेयर मत करो ताकि वह अपना कार्य निर्विघ्न रूप से कर सके। इस प्रकार इस शब्द का अर्थ है अकेला छोड़ना, जाने देना, जो करे करने देना, फ्री छोड़ देना, ये इसका अर्थ हुआ। इस प्रकार हस्तक्षेपवादी राज्य का तात्पर्य ऐसे सिद्धांत या सरकारी तंत्र से है जो आर्थिक मामलों में स्वायत्तता प्रदान करता है। निष्कर्ष के रूप में कह रहा हूं, इसके शाब्दिक अर्थ के आधार पर इस शब्द का जो अर्थ है, जो इसका मीनिंग है, लिव टू डू और लिव टू बी, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो ताकि वह निर्विघ्न रूप से बिना रुकावट के अपना कार्य कर सके। तो इस प्रकार हस्तक्षेपवादी राज्य का अर्थ हुआ, तात्पर्य हुआ, मीनिंग हुआ। सिंपल शब्दों में हम समझेंगे, अर्थात हस्तक्षेपवादी राज्य का तात्पर्य ऐसे सिद्धांत या सरकारी तंत्र से है जो आर्थिक मामलों में स्वायत्तता प्रदान करता है तथा यह मानता है कि सरकार को नागरिकों के आर्थिक मामलों में जितना कम हो सके उतना कम हस्तक्षेप करना चाहिए, जितना कम हो सके उतना हस्तक्षेप करना चाहिए। यह है, ये हस्तक्षेपवादी राज्य के समर्थक ये मानते हैं। तो इस विचारधारा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये अवधारणा व्यक्तिवादी या राम भरोसे राज्य की विचारधारा है। इसका दूसरा नाम है व्यक्तिवादी विचारधारा, इंडिविजुअल जो थ्योरीज है वो इसका, ये राम भरोसे, व्यक्ति को राम भरोसे छोड़ दो। ये तो इस अवधारणा का अगर हम इंडियन संदर्भ में देखें, भारतीय संदर्भ में, तो व्यक्तिवादी राम भरोसे राज्य की विचारधारा आदि नामों से इसको जाना जाता है। इस विचारधारा की मान्यता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, अर्थात ये राज्य को एक बुराई तो स्वीकारते हैं कि राज्य बुराई है,
राज्य नाम की संस्था बुरी संस्था है, किंतु उसे आवश्यक भी मानते हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको ध्यान रखना है कि ये राज्य को एक आवश्यक बुरा ही मानते हैं, अर्थात राज्य के नामक संस्था है वो बुरी है किंतु वो आवश्यक भी है। ठीक है। और इस विचारधारा के जो मूल समर्थक आपको पता है ही, मैं आपको पहले बोल ही चुका, J.S. मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, मिल्टन, जेस्ट लॉक, वाल्टेयर, ये सभी इसके समर्थक है। और ये सभी विद्वान राज्य द्वारा मानव जीवन में हस्तक्षेप की नीति में विश्वास करते हैं। अब आ जाओ विभिन्न विद्वानों द्वारा हस्तक्षेपवाद की जो परिभाषाएं दी गई है विभिन्न डिक्शनरीज में, जो हस्तक्षेपवाद की परिभाषाएं क्या है। परिभाषाओं से डेफिनेशंस ऑफ लेजिस्लेटिव स्टेट कि जैसे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में क्या परिभाषा है इसकी, वेबस्टर्स न्यू वर्ल्ड कॉलेज डिक्शनरी में क्या परिभाषा है, फ्रेंच डिक्शनरी में लेजिस्फेयर की क्या परिभाषा है, योर डिक्शनरी में क्या परिभाषा है, द अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी में इसकी क्या परिभाषा है। सिंपल सी वर्ड परिभाषा है द अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी में, नॉन इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स, दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसकी क्या परिभाषा है। यह परिभाषा मैं आपको हिंदी में बोल के बताता हूं, जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि हस्तक्षेपवाद राज्य की जो मीनिंग है वो एक्चुअल में है क्या। तो जब हम एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में इसके लिए लिखा हुआ है, व्यक्ति एवं समाज के आर्थिक मामलों में सरकार की न्यूनतम हस्तक्षेप की नीति अहस्तक्षेपवाद कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा, व्यक्ति एवं समाज के आर्थिक मामलों में सरकार की न्यूनतम हस्तक्षेप की नीति अहस्तक्षेपवाद कहलाती है। यह है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की परिभाषा। वेबस्टर्स न्यू वर्ल्ड कॉलेज डिक्शनरी के अनुसार, जो आप इसके अनुसार हम ये कह सकते हैं, इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये है, व्यक्तियों को बिना किसी हस्तक्षेप या निर्देश के कार्य करने की अनुमति देना हस्तक्षेपवादी राज्य है। या हस्तक्षेप का अर्थ है, लेसिस-फेयर का अर्थ है, वेबस्टर्स न्यू वर्ल्ड कॉलेज डिक्शनरी के अनुसार उसका मीनिंग है हस्तक्षेप का व्यक्तियों को बिना किसी हस्तक्षेप या निर्देश के कार्य करने की अनुमति देना। फ्रेंच डिक्शनरी के अनुसार लेजिस्फेयर का अर्थ है, अर्थात हस्तक्षेप का अर्थ है एक ऐसे सिद्धांत का चयन जिसके अंतर्गत सरकार वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियों में हस्तक्षेप न करे। ठीक है। फ्रेंच शब्द को उसके अनुसार लेजिस्फेयर का अर्थ एक ऐसे सिद्धांत का चयन है जिसके अंतर्गत सरकार वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियों में हस्तक्षेप न करे। योर डिक्शनरी के अनुसार लेजिस्फेयर एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें सरकार वाणिज्यिक गतिविधियों में कम से कम विनिमय कार्य करती है, विनिमय कार्य रेगुलेशन के कार्य करती है, या जिसमें व्यक्ति को बिना किसी हस्तक्षेप के वह कार्य करने दिया जाए जो वह चाहता है। योर डिक्शनरी के अनुसार, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, लेजिस्फेयर एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें सरकार वाणिज्यिक गतिविधियों में कम से कम विनिमय अर्थात रेगुलेशंस का कार्य करती है, कम से कम विनिमय का कार्य करती है, या जिसमें व्यक्ति को बिना किसी हस्तक्षेप के वह कार्य करने दिया जाए जो वह चाहता है। अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी के अनुसार आपको बताया, नॉन इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स, दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप की नीति, हस्तक्षेप करना ही लेजिस्फेयर है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन बोल रहा हूं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लेजिस्फेयर का मतलब क्या है, चीजों व मुद्दों को स्वयं पर छोड़ देने व हस्तक्षेप ना करने की नीति या बाजार संबंधी कार्यों में सरकार के हस्तक्षेप की अनुपस्थिति हस्तक्षेपवादी है। अगेन आई विल से अगेन इन हिंदी ट्रांसलेशन, लेजिस्फेयर का क्या है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, चीजों व मुद्दों को स्वयं पर छोड़ देने व हस्तक्षेप ना करने की नीति या बाजार संबंधी कार्यों में सरकार के हस्तक्षेप करने की अनुपस्थिति हस्तक्षेपवादी है। ये विभिन्न परिभाषाएं, डिक्शनरीज की जो परिभाषाएं हैं, ये परिभाषाएं स्पष्ट करती है कि मतलब व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। आप इन परिभाषाओं से इस कंसेप्ट को ढंग से समझ सकते हैं। एडम स्मिथ ने भी ये कहा, एडम स्मिथ के अनुसार मतलब हस्तक्षेपवाद क्या है, सरकार को नागरिकों को अपने स्वयं के निर्णयों पर जीवन जीने देने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना सबके लिए अच्छा है। इस प्रकार ये जो विभिन्न परिभाषाएं हैं,
इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि अहस्तक्षेपवादी राज्य होता क्या है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम अब निष्कर्ष पर आते हैं कि अहस्तक्षेपवादी राज्य जो है वो मतलब हम निष्कर्ष निकालेंगे कि अहस्तक्षेपवादी राज्य मतलब इन परिभाषाओं के निष्कर्ष के आधार पर हम ये कहेंगे। ये निष्कर्ष है आपके सामने स्लाइड में। इन निष्कर्ष के आधार पर आप इस कंसेप्ट को बहुत बेटर ढंग से समझ सकते हैं। जैसे इन उपयुक्त विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है, जो विभिन्न परिभाषाएं आपको विभिन्न डिक्शनरीज में या विभिन्न विद्वानों के जो विचार बताए, इनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हस्तक्षेपवादी सिद्धांत यह कहता है कि राज्य तो आवश्यक है, परंतु राज्य का नियंत्रण एक बुराई है। सभी विद्वान कह रहे हैं कि राज्य तो आवश्यक है, परंतु राज्य का नियंत्रण एक बुराई है। राज्य विभिन्न माध्यमों से जो नियंत्रण करता है वो एक बुराई है। राज्य को अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मामलों और अन्य क्षेत्रों में भी अधिकतम अधिकार प्रदान करने चाहिए। देखो ये बात क्या लिखी है, राज्य को अपने नागरिकों को सामाजिक मामलों में, आर्थिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में, यानी कि सभी मामलों में, इनके अलावा अन्य जो भी मामले हैं या अन्य क्षेत्रों में अधिकतम अधिकार प्रदान करने चाहिए। उन्हें उन पर बंधन नहीं लगाना चाहिए, प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। नागरिकों पर किसी प्रकार का नियंत्रण या प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु है। निष्कर्ष के रूप में हम ये बात कह सकते हैं, विभिन्न विद्वानों ने या विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर ये निष्कर्ष निकल के आए हैं, जिनके आधार पर हम समझ सकते हैं अहस्तक्षेपवादी राज्य है क्या। अतः राज्य को अपने भविष्य या नियति के निर्धारण में स्वतंत्रता देनी चाहिए। राज्य को व्यक्ति को उसके भविष्य के निर्धारण में या उसकी नीति के निर्धारण में स्वतंत्रता देनी चाहिए, ताकि वह अपने क्षमताओं और हितों का अधिकतम विकास कर सके। निष्कर्ष के रूप में हम यह जानते हैं कि अहस्तक्षेपवादी राज्य के समर्थक कहते हैं कि राज्य को हर व्यक्ति को अपने भविष्य के नीति के निर्धारण में स्वतंत्रता देनी चाहिए, ताकि वह अपनी क्षमताओं का और उसकी हितों का अधिकतम विकास कर सके। उपरोक्त विभिन्न विद्वानों के विचारों एवं विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर, विभिन्न डिक्शनरीज में जो लिखा गया है उसके आधार पर हम आपको ये बता चुके हैं कि अहस्तक्षेपवादी राज्य किसे कहते हैं, मीनिंग क्या है अहस्तक्षेपवादी राज्य का, और इस अवधारणा का डेवलपमेंट कैसे हुआ। दोनों बातें जान लेने के बाद कि अहस्तक्षेपवादी राज्य का अर्थ क्या है और इस अवधारणा का विकास कैसे हुआ, आगे इस टॉपिक से रिलेटेड जो पॉइंट्स होंगे, जैसे कि इसकी मान्यताएं क्या है या इसके लक्षण क्या है, इसके फेवर में कौन से लॉजिक है, अगेंस्ट में कौन से लॉजिक है, तो ये बातें आपको ढंग से समझ में आएगी। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।